इसके साथ हम दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे प्रश्न बनते हैं उस हेडिंग की बात करते हैं, शिक्षक के गुण। एक आदर्श, एक सफल शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक पेपर में आपको कम से कम 2% सवाल देखने को मिलेंगे कि एक आदर्श शिक्षक में आप कौन कौन से गुण देखते हैं। पहला हम शिक्षक का गुण देखते हैं जो कि सबकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा कि शिक्षक विषय का विशेषज्ञ हो, विषय का विशेषज्ञ हो। शिक्षक जिस भी विषय से शिक्षक बने हैं या जो विषय पढ़ाना उनका कर्तव्य है, उस विषय में उनका डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शिक्षक अपने विषय का स्वयं विशेषज्ञ नहीं होगा तो वो विशेष ज्ञान अपने छात्रों तक कैसे संप्रेषित कर पाएगा। इस अर्थ में शिक्षक का विषय का विशेषज्ञ होना जरूरी है। विशेषज्ञ का मतलब है पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। दूसरी बात है अच्छा संप्रेषक, गुड कम्युनिकेटर। संप्रेषक वो होता है जो विचारों को स्वयं से दूसरे तक पहुंचाता है। अब ज्ञान तो है शिक्षक के पास, लेकिन अगर वो अच्छा संप्रेषक नहीं है, वेल कम्युनिकेटर नहीं है, तो वो अपनी बातों को छात्रों तक नहीं पहुंचा पाएगा। एक अच्छे संप्रेषक के रूप में शिक्षक को अच्छे से बोलना आना चाहिए। तो इस संबंध में हम अगले गुण पर बढ़ते हैं कि शिक्षक एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उनकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर भाषा स्पष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उनमें ऐसी और क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी बातों को छात्रों तक अच्छे से पहुंचा सके। जैसे उनकी गुड हैंड राइटिंग है, उनके लिखने का अच्छा तरीका है, इशारे करके, अभिनय करके, जैसे भी हम जो छात्र को समझाना चाहते हैं उसको समझाने की जो पूरी कैपेबिलिटी होगी, उसको हम एक अच्छा संप्रेषक और एक अच्छा वक्ता के रूप में शिक्षक के गुणों में शामिल करेंगे। अगला जो शिक्षक के लिए हम इंपॉर्टेंट गुण की बात करेंगे वो है उच्च चरित्रवान। शिक्षक को अच्छे चरित्र का धनी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। शिक्षक अपने छात्रों का आदर्श होता है। हमने कक्षा में इस बात को अनुभव की है कि न जाने कब हम पढ़ाते पढ़ाते कई सारे स्टूडेंट्स के आइडियल हो जाते हैं। और हम अपने स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें तो कितने ही शिक्षक हमारे आदर्श रहे हैं। जैसा कि गुरु हमेशा अच्छे ही होते हैं, अच्छे से अच्छे गुरु ही हम मिले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सभी प्रकार के व्यक्तित्व एक जैसे नहीं है। शिक्षक के पेशे में अगर व्यक्ति चरित्रवान नहीं है, उनके चरित्र पर किसी प्रकार का दाग है या चरित्र कमजोर है, तो ऐसे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य में कभी सफल नहीं होते और इस संसार में यश प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षक का पेशा समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही अधिक विश्वास करने और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए होता है। तो इसके लिए उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब चरित्र अच्छा होने से क्या संबंध है? उसकी जीवन शैली संयमित हो, उनकी भाषा शुद्ध हो, वो साफ बोलते हो, उनका व्यवहार करने के तरीके कहीं भी किसी भी पैमाने पर गलत ना हो, चाहे नैतिक हो चाहे कानूनी हो, इन सब बातों को शामिल करते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक में उच्च चरित्र का होना जरूरी है। अगला जो शिक्षक का हम गुण की बात करते हैं वो शिक्षक का होना चाहिए अध्ययनशील। शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हमने शिक्षक के जो शिक्षक के नामों में बात की थी, एक आया था खोजकर्ता और एक आया था दार्शनिक। सोचिए अगर शिक्षक स्वाध्याय नहीं करेंगे, अध्ययनशील स्वयं को नहीं रखेंगे, तो एक दार्शनिक की तरह सोच भी नहीं सकेंगे और ना ही अपने स्टूडेंट्स को अ, अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए उनके पास नई नई बातें आएगी। इसलिए शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए ताकि संसार में जो अपडेट नया नॉलेज आता है वो नॉलेज वो खुद तक ला सकें और खुद तक लाने के बाद उनको विद्यार्थियों को हैंड ओवर कर सकें। अगला हम शब्द लिखेंगे अद्यतनशील। अद्यतनशील, अद्यतन शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है अपडेट। शायद इसी से आप समझ जाएंगे। जो व्यक्ति खुद को हमेशा अपडेट रहता है, नए ज्ञान से अपडेट रखता है, उसको हम कहेंगे अद्यतनशील। यानी नए नए विचारों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करता रहे, अपने पढ़ाने के तरीकों में समय के साथ जो आवश्यकताएं महसूस होती है उसके अनुसार परिवर्तन करते रहे। ऐसे शिक्षक अक्सर अपने शिक्षण उद्देश्यों में पूर्णता प्राप्त करते हैं। अगला जो है शिक्षक का मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है समय का पाबंद। टीचर का टाइम पंक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि वो विद्यालय में सुबह समय के साथ उपस्थित हो जाए, नहीं, वो विद्यालय में समय के साथ उपस्थित होने के साथ अपने सभी कर्तव्य उचित समय पर पूरे करें। क्योंकि शिक्षक अगर समय का पाबंद नहीं होगा तो पहली बात तो वो अपने कर्तव्यों में पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा और दूसरा जो व्यक्ति जो छात्र उनसे प्रेरित हैं वे समय की कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक टीचर का टाइम पंक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला देखिए, एक शिक्षक का चिंतनशील होना जरूरी है। उनको हमेशा सोचते रहना चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहले बातें की है,
शिक्षक सोचेगा नहीं तो दार्शनिक कैसे कहलाएगा, शिक्षक सोचेगा नहीं तो पढ़ाने की अच्छी विधियों के बारे में वो नई नई खोज कैसे करेगा। इसलिए उनका सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर हमने पुराने समय के शिक्षकों को देखा है, भारत की प्राचीन अगर शिक्षा प्रणाली की बात करें तो गुरुकुल जंगलों में होते थे और गुरु वहीं निवास करते थे, और गुरु अक्सर एकांत में समय बिताते थे। वो समय उनके चिंतन के लिए होता है। जो शिक्षक जितना अधिक चिंतनशील होता है उसमें विद्यार्थियों को देने के लिए अधिक से अधिक बातें होती है, और ऐसा शिक्षक समाज और राष्ट्र को वास्तविक अर्थों में मार्गदर्शन देता है। अगला शिक्षक का जो गुण होना चाहिए वो देखिए आप, शिक्षक उत्साही होना चाहिए, उसमें हमेशा उत्साह भरा होना चाहिए और ऊर्जावान होना चाहिए। कुर्सी में बैठकर ऊँघने वाला शिक्षक राष्ट्र और समाज का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। शिक्षक को सदा उत्साही रहना चाहिए, सदा ऊर्जावान रहना चाहिए। कभी ये नहीं लगना चाहिए कि गुरुजी थके हुए। अगर गुरुजी 6 घंटे पढ़ाकर भी कक्षा में आते हैं और जब क्लास का सामना करते हैं तब उनको एकदम उत्साही और ऊर्जावान रहना चाहिए। ऐसा शिक्षक बालकों में सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर शिक्षक उत्साही और ऊर्जावान नहीं होंगे तो अपने न्यूनतम कर्तव्यों को भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। शिक्षक को सृजनशील होना चाहिए। सृजनशील का मतलब है क्रिएटिव। उनमें नए नए काम करने की ललक होनी चाहिए, उनमें मौलिकता पाई जानी चाहिए। वो नए आविष्कार, नई बातों को खोज कर निकालने के योग्य होने चाहिए। सृजनशीलता का अंतिम मतलब हमारा नवीनता और मौलिकता से होगा, यानी वो कुछ ऐसी नवीन तरीके इन्वेंट करे पढ़ाने के। छात्र किन तरीकों से आसानी से सीख सकता है, ऐसे तरीकों को खोजे, तो हम इस अर्थ में उनको एक सृजनशील शिक्षक के रूप में जानेंगे। हम देखते हैं अपने SUPW कैंप में हमारे जो आइडियल टीचर होते हैं वो कई बार हमें ऐसी ऐसी सलाह देते हैं कि आप SUPW कैंप में ये काम करो। हमें बड़ा अजीब लगता है कि गुरुजी के पास इतने सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं। तो वास्तव में एक शिक्षक सृजनशील होता है, इसीलिए उनके पास नए नए आइडियाज होते हैं हमेशा के लिए। एक शिक्षक को अगला गुण हम देखेंगे, शिक्षक का परिवर्तनशील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ सब चीजें बदलती है, समाज की आवश्यकताएं बदलती है, देश की आवश्यकता बदलती है और दिशा में परिवर्तन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर समय के साथ शिक्षक परिवर्तनशील नहीं होंगे, लकीर के फकीर बनकर रह जाएंगे, रूढ़िवादी रह जाएंगे, तो वो नए समाज को नई दिशा नहीं दे पाएंगे। आज के गुरुजी अगर हमसे कहें कि आप इस गीत को रट कर आओ या इस पाठ को बार बार लिख कर आओ, तो वो चीज हमें बोरिंग लगेगी नहीं लगेगी? नो डाउट हमें ये चीजें लगेगी। आज के जमाने में देखो, जमाना किन जरूरतों को मांग रहा है। आज का एक शिक्षक अगर हमें कहे कि आप कंप्यूटर से दूर रहो, ये क्या, ये मशीन आपको बिगाड़ देगी, आपको गलत दिशा दे देगी, तो उन गुरुजी को परिवर्तनशील होना चाहिए, उनको परंपरावादी नहीं रहना चाहिए। देश को किसकी जरूरत है? अगर हम कंप्यूटर से दूर रहेंगे तो अपने राष्ट्र विकास में योगदान कैसे दे पाएंगे? हम कैसे राष्ट्र के निर्माता हो सकते हैं और कैसे हम राष्ट्र के भाग्य विधाताओं का निर्माण कर सकते हैं? इसलिए एक शिक्षक को हमेशा परिवर्तनशील रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। एक शिक्षक को परिवर्तनशीलता के साथ ही अगला शब्द आता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब है भविष्य के कई वर्षों बाद देश को और मानवता को किन चीजों की आवश्यकता होगी, भविष्य का संसार कैसा होगा, ये देखने की एक जो दृष्टि है वो एक ज्ञानी आदमी में होती है, जिसको हम दूरदर्शी व्यक्ति कहते हैं। और दूरदर्शिता कोई आध्यात्मिक विचारों से ऐसे नहीं आती है। दूरदर्शिता के लिए व्यक्ति को वर्तमान संसार को बहुत ही अच्छे से समझना होता है और उनका ज्ञान का लेवल इतना उच्च हो जाए कि वो मानव सभ्यता के इतिहास को पहले जाने कि कौन से परिवर्तन के बाद कौन सी बात आई। तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज अगर ये है तो इतने वर्षों बाद ऐसा हो सकता है। ये गुण शिक्षक में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक दूरदर्शी नहीं है तो भविष्य के संसार को नहीं जान पाएगा, और भविष्य के संसार को अगर नहीं जान पाया तो भविष्य के संसार के युग की विद्यार्थियों का निर्माण नहीं कर पाएगा। भविष्य के समाज को क्या चाहिए, भविष्य के राष्ट्र को क्या चाहिए, जब सच्चे अर्थों में ये चीजें शिक्षक ही तैयार करता है, तो इस दृष्टि से उनका दूरदर्शी होना नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार के लिए इनको आप अगर पॉइंट दर पॉइंट लिखते आए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं। अगला शिक्षक का जो हम गुण लिखेंगे वो है कर्मशील। शिक्षक को भगवान कृष्ण के अनुसार हमेशा अर्जुन की तरह रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए, परिणामों का चिंतन ना करते हुए, परिणामों के बारे में ना सोचते हुए हमेशा कर्म करने चाहिए। अगर एक शिक्षक लगातार प्रयास कर रहा है, विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे, फिर भी शिक्षक को हताश न होते हुए अपने कर्म में लगे रहना है।
जिन पवित्र तरीकों से वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तरीके उन्हें जारी रखने चाहिए, फल अवश्य मिलता है। कर्मशील शिक्षक वो होता है जो अपने एक क्षण को भी जाया नहीं करता। चाहे वो विद्यालय में है तो विद्यालय को समय देगा, और सिर्फ छात्रों के प्रति उनके कर्तव्य नहीं है, जो कि आगे हम शिक्षक के कर्तव्य में पढ़ने वाले हैं, कि उनके कर्तव्य पूरे के पूरे समाज और पूरे के पूरे राष्ट्र के प्रति है। इन हालातों में शिक्षक का हमेशा कर्मशील रहना आवश्यक है। अगला जो शिक्षक का गुण है वो है अंधविश्वासों से मुक्त। देखिए, अंधविश्वास असभ्य और अशिक्षित समाजों में पैदा होता है। अंधविश्वास मनुष्य को उनकी योग्यताओं से कमजोर बनाता है, मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि वास्तव में आप कमजोर हैं। जबकि शिक्षा और चरित्र का जो निर्माण है, व्यक्तित्व का विकास है, वो इस बात की मांग करता है कि मनुष्य स्वयं को पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत बनाए। तो हमारे समाज में और दुनिया भर में कई प्रकार के अंधविश्वास फैले हैं। उन अंधविश्वासों का शिक्षक कट्टर विरोधी होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक स्वयं अंधविश्वासों से मुक्त नहीं है तो वो अपने विद्यार्थियों को अंधविश्वासों से मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका अंधविश्वासों से अ, अलग होना आवश्यक है। अगली कुछ शिक्षक की व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, जैसे उनमें तार्किक योग्यता होनी चाहिए, उनकी जो है लॉजिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से योग्य होने चाहिए, उनका दिमाग बड़ा तेजी से शार्पली काम करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका काम करेगा तो वो स्टूडेंट्स के आइडियल बनेंगे और स्टूडेंट भी उनकी तरह अच्छे मानसिक गुणों के वाले विद्यार्थी के रूप में विकसित होंगे। अब शिक्षक का अगला जो लक्षण हम देखेंगे, गुण है भावनात्मक रूप से मजबूत। भावनात्मक रूप से मजबूत एवं परिपक्व, संवेदनशील, इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब यह हुआ कि शिक्षक संवेदनशील होने चाहिए, इमोशनल होने चाहिए, उनमें इमोशन होने चाहिए, क्योंकि अगर इमोशन नहीं होंगे तो वो छात्रों के चेहरे नहीं पढ़ पाते हैं। एक सच्चा शिक्षक वो होता है जो चेहरे देखकर, हाव भाव देखकर अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझ पाए, उनकी समस्याओं को समझ पाए। अगर शिक्षक भावनात्मक रूप से संवेदनशील है तभी वो इन चीजों को समझ पाएंगे, लेकिन उनका भावनात्मक रूप से मजबूत होना जरूरी है। उन्हें छात्रों पर करुणा आनी चाहिए, पर इस अर्थ में अगर उन्हें करुणा आ जाए कि बच्चा पढ़कर परेशान हो रहा है, बच्चा मेहनत करके परेशान हो रहा है, तो ऐसे अर्थों में विद्यार्थियों पर मेहनत नहीं करेंगे, विद्यार्थी को तपना नहीं सिखाएंगे। इसलिए उनका भावनात्मक रूप से संवेदनशील होने के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए और परिपक्व भी होना चाहिए। परिपक्व का मतलब है कि एक शिक्षक बच्चों के साथ परिपक्व रूप से बच्चा बने। जैसे कि मैंने मित्र और सहायक शिक्षक के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया। जब शिक्षक मित्र और सहायक के रूप में व्यवहार करे तो भावनात्मक रूप से उनका परिपक्व होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि वो बच्चों की तरह बचकाना हरकतें करना शुरू कर दे। बच्चे कई शरारती होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शिक्षक भी शरारतें करें, नहीं, ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो इमोशनल मैच्योरिटी वर्ड यूज किया है, इसका इंटेंस ये वाला है। इसके अलावा शिक्षक का एक गुण हम देखते हैं, नवाचारी। नवाचारी का अर्थ ये हुआ कि शिक्षक हमेशा अपने पेशे में नई नई चीजों को आजमाए और नए नए पढ़ाने के तरीके, सीखने के तरीके, उज्जवल भविष्य के निर्माण की नई नई योजनाएं, ऐसी चीजें छात्रों के सामने रखे तो वास्तव में वो एक नए समाज और नए राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं। इस इंटेंस टीचर को नवाचारी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता अब शिक्षक के पेशे में कहाँ काम आती है, तो सोचिए कि हम एक विद्यार्थी को बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद वो विद्यार्थी सीख नहीं पा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि छात्र पढ़ने योग्य नहीं, हम ये कतई नहीं कह सकते। अगर छात्र नहीं सीख रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षक की है कि शिक्षक उनको सिखा नहीं पाए। हम ये नहीं कह पाएंगे कि छात्र पढ़ने योग्य नहीं है, या फिर उनके घर वाले उन पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि पाठ्यक्रम बुरा है। मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ, ये बातें हमारे एप्टीट्यूड को डेवलप करनी चाहिए। वास्तव में ये बात अगर मैं पूरी की पूरी बातों में कहीं पर ना भी लिखा हूं कि शिक्षक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी हमेशा स्वीकार करनी चाहिए, तब भी आपका एक चिंतनशील विद्यार्थी के रूप में इतनी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए कि शिक्षक कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को नहीं कोसे। शिक्षक को हमेशा अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल देखो आप, कि अगर विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है तब उसकी 7 पीढ़ी तक को उसका क्रेडिट मिलता है कि अच्छे परिवार से है, बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है। इसमें उनके प्राइमरी स्कूल के जो
फाउंडेशन टीचर्स हैं उनका योगदान है। लेकिन अगर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाए या कम अंकों से उत्तीर्ण होता है, तब एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया नहीं। ऐसे ही मास्टर और ऐसे ही बच्चे। उस दृष्टि से हमें देखना होता है कि शिक्षक को कई बार बुरे रिजल्ट को सहन भी करना पड़ता है। अगर छात्र नहीं सीख पा रहे हैं तो बार बार उन पर एक ही प्रयास को दोहराना पड़ता है। इस स्थिति में शिक्षक का सहनशील होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर शिक्षक सहनशील नहीं है तो कभी कभार वो क्रोधवश छात्रों के साथ प्रभुत्वपूर्ण हिंसापूर्ण व्यवहार कर सकता है, जो कि सीखने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। स्क्रीनशॉट या लिखने के बाद शिक्षक का अगला जो गुण हम लिखेंगे वो है अनुशासन प्रिय। देखिए, अनुशासन एक संयमित जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्यक्ति समाज के लिए किसी प्रकार से हानिकारक न बने और समाज के लिए हमेशा निर्माणात्मक परिस्थितियों का निर्माण करे, ऐसे के लिए व्यक्ति का स्वयं का अनुशासन प्रिय होना जरूरी है, और खासकर टीचर जैसे पेशे में। अगर शिक्षक स्वयं अनुशासन प्रिय हैं तो वो ऐसा व्यवहार करेंगे कि उनके छात्र उनको आइडियल मानते हुए स्वयं भी अनुशासन प्रिय हो जाए। अनुशासित जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्यों उपयोगी है? तो सोचिए, अगर हम स्वयं अनुशासित हैं तो हमारे जीवन की वजह से लाभ किसी को हो ना हो, लेकिन कम से कम हानि किसी को भी नहीं होगी। और एक सभ्य, सुरक्षित और विकसित अच्छा समाज वही होता है जिसमें समाज के सभी सदस्य एक दूसरे को हानि पहुंचाए बिना एक दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने में सहयोग करें। और ऐसे समाज और राष्ट्र का निर्माण कब होता है? जब वहां के नागरिक अनुशासन प्रिय होते हैं और संयमित जीवन जीते। जब समाज में इन बातों का निर्माण करना है तो सर्वप्रथम ये बातें शिक्षक के अंदर होना आवश्यक है। अगला है शिक्षक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, देखो हम आगे अगर इस पर चर्चा कर पाए तो देखेंगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व एक टॉपिक होता है जिसमें कार्ल जुंग नाम के व्यक्ति थे, शिक्षा मनोविज्ञानी। उन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। शब्दों से ही हम समझ सकते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो अपनी मन की भावनाओं को खुलकर बताता हो, हर बात को खुलकर बताता हो, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता हो, सामाजिक जीवन उसको रास आता हो, ऐसा व्यक्ति शिक्षक होता है और बहिर्मुखी व्यक्ति हम उसको कह सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपना जीवन अधिकतम स्वयं के साथ बिताना चाहते हैं और उनका जीवन जीने का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ऐसी दृष्टि में अगर शिक्षक समाज के लिए उपयोगी है, उपजाऊ बनना चाहे, तो उसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में बनना पड़ता है। जैसा कि हमने शिक्षक के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के बारे में बात की थी, वही सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है कि हमने शिक्षक के अधिकांश गुणों के बारे में चर्चा की है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि हमने शिक्षक के सभी गुण देख लिए। सोचिए, अगर शिक्षक को गुरु से भी पहला स्थान मिला है, गुरु से भी पहले शिक्षक का दर्जा दिया गया, शिक्षक को डॉक्टर अब्दुल कलाम के नजरों में हमने इतना बड़ा जो कथन है, उन्होंने कहा था कि अगर उनको शिक्षक के रूप में सम्मान मिले तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो ऐसे पवित्र पेशे वाले व्यक्ति के अंदर इतने इतने ही गुण नहीं होंगे, और भी कई सारे गुण होंगे। जितने आप सकारात्मक गुण शिक्षक के विषय में सोच सकते हैं, वो सारे गुण शिक्षक में मौजूद होने चाहिए, तभी वो शिक्षक एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अब शिक्षक के संबंध में जितने प्रश्न अपने शिक्षण अभिक्षमता में बनते हैं, उस संबंध में हम अपने तीसरे और अंतिम हेडिंग के साथ आज की कक्षा और इस शिक्षक टॉपिक को पूरा करेंगे। अगला अपना हेडिंग रहेगा शिक्षक के कर्तव्य। अपने तीनों हेडिंग रेसिप्रोकल कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि भाई एक अच्छा शिक्षक कौन होगा? शिक्षक कौन होगा? शिक्षक वही होगा जिसमें शिक्षक के गुण होंगे। तो गुणों को हमने लिखा कि खोज करता होगा, तो खोजी होना शिक्षक का गुण हो गया। अब शिक्षक के जो गुण हैं, उन गुणों को और शिक्षक के जो नाम हमने विविध प्रकार के देखे, उनका सम्मिलित रूप हम शिक्षक के कर्तव्यों में देखेंगे। इन तीनों हेडिंग को अलग अलग बांटकर हमने इसलिए लिखा ताकि हमारे चिंतन का दायरा बढ़ जाए, हम अधिक से अधिक सोच पाए, और जितना अधिक बिंदुओं पर हम सोचेंगे उतना अधिक हम शिक्षण अभिक्षमता को मतलब स्वीकार कर पाएंगे, अपनी एप्टीट्यूड है उसको डेवलप कर पाएंगे। अब शिक्षक के कर्तव्य में कुछ कर्तव्यों की हम चर्चा करते हैं, बाकी वाले हमें स्वयं अपने चिंतन की दायरे से बढ़ाने होंगे। जैसे शिक्षक का एक कर्तव्य मैं पहला लिखता हूं, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय पर विद्यालय में उपस्थित होना, समय पर
कक्षाओं में उपस्थित होना और समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, ये शिक्षक की समय की पाबंदी और व्यवसाय के प्रति अपनी पूर्ण समर्पण और कटिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए टीचर्स को अपना सिलेबस टाइम पर पूरा करना होता है। इसलिए शिक्षक अक्सर हमें फटाफट सिलेबस करवाते हैं, उसके बाद बार-बार उसका रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि जितनी बार ऐसी चीज़ों पर हम जितने ज़्यादा जाते हैं, उतनी ही हमारी पकड़ उस पर अधिक होती है। यही हमें भी करना है, अपना पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करना है और इस पर अधिक से अधिक बार अभ्यास पर ध्यान देना है। शिक्षक का अगला कर्तव्य देखो, विद्यालय व छात्र हित के लिए सर्वोच्च प्रयास करना या सर्वोत्कृष्ट प्रयास करना। एक शिक्षक को, एक सच्चे शिक्षक को हमेशा इस बात पर ही चिंतन करते रहना चाहिए कि वो अपनी स्कूल की वेलबींग के लिए और अपने स्टूडेंट के भले के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वो कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, इस संबंध में उनको हमेशा प्रयास करने चाहिए। यहाँ पे विद्यालय और छात्र हित का मतलब सिर्फ स्कूल और स्टूडेंट से नहीं हुआ, क्योंकि विद्यालय से ही वो छात्र निकलते हैं, वो पीढ़ी निकलती है जो भविष्य में जिनके हाथों में समाज और राष्ट्र की बागडोर होती है। इस अर्थ में शिक्षक को इनके भले के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। टीचर के लिए सबसे पहले स्कूल और स्टूडेंट, और बाकी बाद की चीजें सब बाद में। फिर देखो, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो छात्रों को अभिप्रेरित करे, छात्रों को अभिप्रेरित करे। इसका मतलब है अच्छा शिक्षक वो होता है, शिक्षक का कर्तव्य मतलब कि ये हुआ कि शिक्षक हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अभिप्रेरित करता रहे, मोटिवेट करता रहे। अगर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी वो संपूर्ण चीजों को स्वतः ही सीख जाते हैं और अध्यापक के जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थितियों में शिक्षक का एक अच्छा अभिप्रेरक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिप्रेरित करना उनका प्राथमिक कर्तव्य में से एक है। फिर देखो, शिक्षक का अगला जो कर्तव्य है इसको हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां अपनाएं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां अपनाएं। अब शिक्षण की विधियां क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे के टॉपिक में। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि शिक्षण विधियां पढ़ाने का वो तरीका होता है, पढ़ाने का वो लहजा होता है, पढ़ाने की शुरुआत और अंत का एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं और छात्रों के साथ अंत्यक्रिया करते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षण विधि की बात करूं जो गुरुकुल में चलती थी, जिसको हम पाठशाला विधि कहते हैं, जिसमें अध्यापक आगे पढ़ते हैं, छात्र उनका दोहराव करते हैं और बातों को रटने के साथ क्लास पूरी हो जाती है। दूसरी शिक्षण विधि ये हुई कि किसी टॉपिक में कोई बातें आई और उनको प्रैक्टिकल करके हमने उनको सीखा। मान लो कि क्लास में हमने मेला पढ़ा और मेले के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए गुरुजी हमको लेकर गए, मेला दिखाया और मेले के बारे में सभी बातें हमें बताई, तो वो अलग शिक्षण विधि हुई। दोनों में से ज्यादा प्रभावकारी शिक्षण विधि बाद वाली हुई। तो ऐसी शिक्षण विधियां जो छात्रों पर सर्वाधिक प्रभाव डाले, छात्रों को अधिगम करने में सहायता करे, ऐसी शिक्षण विधियों के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां। अब मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां वे है जिन पर वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा चिंतन किया और शिक्षण के लिए उनको अच्छा ठहराया। तो शिक्षक का अगला कर्तव्य है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। अगर शिक्षक को ऐसी विधियों का ज्ञान नहीं है तो वो पूर्ण शिक्षक नहीं है। इसीलिए तो अपने एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में हमें शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी कि भावी कक्षा में हम जब भी जाएं तो हमें पढ़ाने की अच्छी अच्छी तकनीकें और अच्छी अच्छी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। 3 कर्तव्यों के बाद अगला कर्तव्य देखते हैं कि शिक्षक अगर छात्रों को अच्छा मार्गदर्शन दे दे, अपने कर्तव्य पूर्ण कर दे, तो क्या शिक्षक पूरी तरह से समाज और राष्ट्र के योग्य हो जाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है। छात्र के पूर्ण विकास के लिए उनका परिवार का, उनका अभिभावकों का भी उसके विकास में पूर्ण योगदान रहता है। इस अर्थ में शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि अभिभावकों को समय समय पर छात्र की प्रगति की रिपोर्ट दे। छात्र की प्रगति के संबंध में प्रगति की सूचना अभिभावक को देवें। अभिभावक का मतलब पेरेंट्स होता है, माता पिता या संरक्षक कोई भी। इसके लिए अपने स्कूल में पीटीएम होते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसमें अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में अभिभावक से बात करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पीटीएम होना भी जरूरी है, पेरेंट टीचर मीटिंग का। इस मीटिंग में अभिभावक को शिक्षक ये बताता है कि उनका मतलब बच्चा और उनका टीचर का जो स्टूडेंट है वो प्रगति की किस रास्ते पर है, कितना सीख पा रहा है, कितना होमवर्क उसका कंप्लीट रहता है, भविष्य में उसके जीवन के बारे में उनके माता पिता की क्या योजनाएं हैं। इस संबंध में वो उनसे मुलाकात करें समय समय पर और उनकी प्रगति की रिपोर्ट माता पिता को देवें। यह भी शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य होता है। अगला देखो, शिक्षक को
कर्तव्य ये भी था, ज्ञान को रोचक बनावे। हमने इसके अंदर वो सारे कर्तव्य शिक्षक के लिए जिनसे अब तक प्रश्न बने हैं और भविष्य में इनके इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं विशेषताओं से अच्छे अच्छे सवाल बनने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो ज्ञान को रोचक कैसे बनाया जाता है? स्टूडेंट किसी बात को पढ़कर बोरिंग ना हो, उसमें इंटरेस्ट ले, पूरी रुचि के साथ पढ़े। अगर ज्ञान को ऐसे तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जाए, डिलीवर किया जाए, तो ऐसे ज्ञान को हम कहेंगे ज्ञान को रोचक बनाया जाए। ये भी टीचर का कर्तव्य होता है। जो शिक्षक ज्ञान को रोचक नहीं बना पाते, वो अक्सर ये बहाना करते हैं कि छात्र पढ़ना नहीं चाहता या छात्र में पढ़ने की योग्यता नहीं है, छात्र जिस समाज से बिलोंग करता है उस समाज में शिक्षा का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। जो शिक्षक ज्ञान को रोचक बना पाता है, वो वास्तविक अर्थों में अपने कितने भी हार्ड टॉपिक को स्टूडेंट्स को पढ़ा देता है। जैसे कि हम देखते हैं मैथ, फिजिक्स और साइंस, इंग्लिश जैसे कुछ टॉपिक मतलब सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम टफ कहते हैं। अब इन्हीं टॉपिक को अगर कोई बड़े ही रोचक ढंग से अध्यापक पढ़ाता है, तो ऐसे अध्यापक जीवन भर हमें याद रहते हैं। जैसे कि मेरे अपने अध्ययन के इतिहास में भाषा के शिक्षक मुझे हमेशा से अच्छे मिले। हिंदी भाषा पढ़ाने वाले, हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले, उनके पढ़ाने का जो लहजा था इतना रोचक था कि वो हमें बहुत अंतरतम तक प्रभावित करके गया और शायद हमें अच्छी भाषा का ज्ञान भी देकर गया। तो जितना पढ़ाने का तरीका रोचक होगा, ज्ञान देने का तरीका जितना छात्रों में रुचि उत्पन्न करेगा, अभिप्रेरित करेगा, उतना ही शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण होंगे और एक वास्तविक छात्र का निर्माण होगा। अगला देखो, शिक्षक का अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा था कि विद्यालय में अगर गुटबंदी हो जाती है, शिक्षकों के बीच में अनबन हो जाती है, तो इस बुराई का असर जो है पूरे विद्यालय के शैक्षिक वातावरण और छात्रों की प्रगति पर पड़ता है। इसलिए शिक्षक का ये बहुत अच्छा कर्तव्य है कि भाई उनको अपने सहयोगी सहकर्मियों के साथ हमेशा मेलजोल रखना चाहिए। इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर विद्यालय में आपका कोई एक सहकर्मी विकलांग है, तो आपका उसके साथ व्यवहार कैसा होगा? उसके ऑप्शन में लिखे जाते हैं, हम उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, हम उनके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, हम उनको नजरअंदाज करेंगे, हम उनकी विकलांगता के कारण उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। अब उनमें से परीक्षक जो होता है, पेपर बनाने वाला, वो देखना चाहता है कि हम अपने सहकर्मियों के साथ भविष्य में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर होगा सामान्य। शिक्षक को अपने किसी भी तरह से असामान्य सहकर्मी के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसको कभी भी ये महसूस ना हो कि मैं दूसरों से अलग हूँ। ये बात एक तो दिव्यांग सहकर्मियों के संबंध में पूछी जाती है और दूसरी पूछी जाती है महिला सहकर्मी के रूप में, क्योंकि जेंडर गैप, लैंगिक भेद जो है आज के हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, जिसे हम शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। और एक अच्छा शिक्षक इन बातों को भी दूर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगला शिक्षक का कर्तव्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देशन देवे। कक्षा में सभी स्टूडेंट लर्निंग में एक जैसे नहीं होते, कुछ विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होते हैं, पिछड़ जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है शिक्षक के व्यक्तिगत निर्देशन की। भले ही तो एक्स्ट्रा क्लासें लगाए, भले ही एक एक विद्यार्थी के अलग अलग से काउंसलिंग करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जैसा भी तरीका अपनाए, कमजोर विद्यार्थियों का उत्थान करना एक वास्तविक शिक्षक की सफलता पर निर्भर करता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कोई पढ़ा सकता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट को टीचिंग से ज्यादा निर्देशन की आवश्यकता होती है। उनको मार्गदर्शन या इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कमजोर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य यह है कि कमजोर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निर्देशन देवें। इसके साथ ही एक कर्तव्य और उभर कर आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर दें। अगला कर्तव्य निकल कर आता है इसी बिंदु से कि कमजोर विद्यार्थियों को तो व्यक्तिगत निर्देशन दे देंगे, लेकिन कक्षा में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। उनको अगर सामान्य स्तर की पढ़ाई कराते रहे तो ऐसा लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की विशिष्ट व्यवस्थाओं का जो व्यवस्था है शिक्षक को करनी चाहिए, इसको हम कहेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्थाएं की जाए। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष प्रयास, जैसे एक लाइब्रेरी स्टेब्लिश कर दी स्कूल में। अब अगर सामान्य स्तर की पढ़ाई कक्षा में हो रही है और प्रतिभाशाली विद्यार्थी बोरिंग फील कर रहा है, तो एक अच्छे शिक्षक को उसे ये सलाह देनी चाहिए कि आप लाइब्रेरी में जाकर रोचक किताबों का अध्ययन करें। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी आदमी को बहुत ज्यादा ज्ञानवान, चिंतनशील बनाती है, सभ्य बनाती है।
तो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी एक अच्छे शिक्षक को विशेष प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी वर्तमान प्रगति को और अधिक बढ़ाया जा सके, उनको और आगे बढ़ाया जा सके। अब छात्रों के नैतिक उत्थान पर ध्यान देवे, छात्रों के सामाजिक व नैतिक उत्थान पर ध्यान देवे। अगर शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान पर ध्यान देता रहा तो वो समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक और राष्ट्र निर्माण के लिए एक नैतिक व्यक्तित्व प्रदान करने में असफल हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में उनको छात्रों के सामाजिक व नैतिक उत्थान पर भी ध्यान देना होगा। एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा करवा देने, अच्छे अंकों से छात्रों को पास करवा देने के साथ खत्म नहीं होता। छात्र सामाजिक रूप से कैसा है और नैतिक रूप से वो सुधरा हुआ और उच्च स्तर का व्यक्तित्व है या नहीं, इस प्रकार की जिम्मेदारियां भी शिक्षक की बनती है और शिक्षक को इनको पूरा करना चाहिए। अगली जो विशेषता है शिक्षक की, देखिए कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ छात्रों को शैक्षिक गतिविधियों तक ही सीमित ना रखे। शिक्षक अपने छात्रों को सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। सह शैक्षिक गतिविधियां, सह शैक्षिक गतिविधियों का मतलब है को एकेडमिक या को एजुकेशनल एक्टिविटीज, जैसे कि खेल हो गया, योगा हो गए, समाज उपयोगी कार्यों हो गए, चित्रकला हो गई। ये ऐसे कुछ सृजनशील गतिविधियां होती है जो विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार कर सामने लाती है, क्योंकि समाज में सभी ज्ञानी व्यक्ति काम के नहीं है, कुछ शिल्पकार भी चाहिए, कुछ वैज्ञानिक भी चाहिए। और इन गुणों का विकास तब होता है जब छात्र सह शैक्षिक को एजुकेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। तो छात्रों को सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करवाना और विद्यार्थियों को उसमें शामिल करने के लिए प्रेरित करना, उनको बार बार ये बताना कि सह शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने का लाभ क्या है या ये गतिविधि हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। छात्रों का अगला कर्तव्य देखिए, निरंतर छात्रों का मूल्यांकन किया जाना। स्टूडेंट्स कितना सीख पा रहा है, स्टूडेंट्स को सीखने में कहाँ समस्या आ रही है और कितना सीखा है तो उसको आगे क्या सिखाना है, ये सब निष्कर्ष मूल्यांकन के जरिए निकलते हैं। मूल्यांकन का मतलब हम छोटे से छोटे स्तर पर ये ले सकते हैं कि भाई परीक्षा लेने के बाद हमको पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना क्या सीखा, वो कितना मूल्यवान हुआ है, उसके मूल्य को आंकना, मतलब उसका रेटिंग जो है वो किस हद तक गया है, इसको कहते हैं मूल्यांकन। टीचर को लगातार अपने छात्रों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि उनको अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने का अवसर मिले और छात्र की प्रगति की वास्तविक स्थिति उनके सामने आ सकती है। इसके लिए हम आगे के टॉपिक में अपने एक सीसीई पढ़ेंगे, हालांकि इसको आप नोट में नहीं लिखेंगे, नोट्स में सीसीई पढ़ेंगे जो कि निरंतर मूल्यांकन पर बल देता है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए ताकि वो उनके अच्छे से उच्च विकास में सहायक हो सके। अगला देखो, अच्छी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, तो किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए टीचर को कुछ चीजों की हेल्प लेनी होती है, जैसे कोई चार्ट हो गया, कोई ग्लोब हो गया। इन चीजों को हम शिक्षण सामग्री के रूप में जानते हैं। एक अच्छे शिक्षक को अच्छी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो छात्रों को अच्छे से अच्छे प्रकार से समझा सके। अगला जो कर्तव्य वो देखो, जहां तक संभव है, जितना पॉसिबल हो सके उतना मूर्त रूप से पढ़ाएं, मूर्त रूप से सिखाएं। मूर्त रूप से सिखाने का मतलब है जिस किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उसको छात्र के सामने रखकर पढ़ाएं। जैसे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है कि नहीं होता है। अब इस टॉपिक को अगर किताबी ज्ञान में पढ़ा दिया तो छात्रों की रुचि पैदा नहीं होगी। उसी की जगह पे अगर पॉलीथीन वाला वो प्रयोग कि पौधे की टहनी को पॉलीथीन में डालकर बांध दिया और फिर धूप में रखा, कुछ देर बाद हमें उसमें जो बूंदे जमा मिलती है उससे पता चलता है कि भाई पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इस गतिविधि को हम कहेंगे मूर्त रूप से सिखाना। जैसे कि हमने पहले उदाहरण लिया था कि मेला क्या होता है, मेले में ले जाकर दिखाना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान या मूर्त ज्ञान होता है छात्र के जीवन में स्थायी रूप से सहयोगी रहता है और जब उस ज्ञान की उसे आवश्यकता होती है तब वो ज्ञान खुलकर सामने आता है। इसके अलावा भी एक शिक्षक के कई सारे कर्तव्य होते हैं। हम शिक्षक के सभी कर्तव्यों को पढ़ नहीं लिए। जैसे कि हमने कहा था कि चिंतन से सारी चीजें सामने क्लियर होगी, तो जितना अधिक चिंतन करेंगे उतना अधिक हम इन सारे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे शिक्षक के बाद, उन सब की ये खासियत परमानेंट रहेगी कि आप पढ़ाए गए कंटेंट पर तो पूरा फोकस करेंगे ही करेंगे और एक वीडियो को 2 बार देखेंगे।
ताकि आप चिंतन कर सकें। मैं चाहता हूं कि आपको चिंतन का अधिक से अधिक अवसर मिले। चिंतन व्यक्ति को अधिक सक्षम बनाता है सोचने के नजरिए से। और दूसरी बात, प्रश्नों के लगातार अभ्यास की। तो हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उद्देश्यों के साथ अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए राम राम। आप अपना अभ्यास जारी रखें।